गेस्ट हैं उनको मैं एक एक करके मंच पर बुलाना चाहूंगी। एशप्रा जेम्स एंड ज्वेल्स से हमारे साथ अनूप सराफ जी हैं डायरेक्टर, प्लीज आप मंच पर आएं। सौमित्रा सराफ जी आप भी प्लीज मंच पर आएं। शांतनु सराफ जी आप भी प्लीज मंच पर आएं। इनके बारे में थोड़ा सा ऑडियो विजुअल के जरिए इस ग्रुप के बारे में हम आपको बताएंगे और उसके बाद पैनल की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर में एक पुरानी स्कूल ज्वेलरी शॉप से उत्तर प्रदेश की अग्रणी ज्वेलरी रिटेल चेन बनने तक अतुल सर्राफ दूसरी पीढ़ी के जौहरी हैं और उन्होंने ही एशप्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के लिए इस परिवर्तन को प्रेरित किया है। 1940 में श्री बालकृष्ण सर्राफ ने अपने बड़े भाई स्वर्गीय श्री गोपी कृष्ण जी के साथ हरि प्रसाद गोपी कृष्ण ज्वेलर्स के रूप में स्थापित की थी। 2003 में एशप्रा ने एक आधुनिक खुदरा इकाई के रूप में उभरने के लिए एक नई कॉर्पोरेट पहचान को अपनाया। एक रिटेल ब्रांड के रूप में आभूषणों में एशप्रा को अधिक ऊंचाइयों की ओर ले जाते हुए अतुल सर्राफ की पहल और नेतृत्व को मीडिया द्वारा व्यापक रूप से मान्यता दी गई है और उन्हें अवार्डों से नवाजा गया। अतुल सर्राफ का मानना है कि विश्वास, अखंडता और नैतिकता एशप्रा समूह के स्तंभ रहे हैं। स्कूलों को गोद लेने से लेकर रक्तदान अभियान आयोजित करने तक एशप्रा फाउंडेशन की कुछ प्रमुख CSR पहलों में शामिल हैं। अतुल सर्राफ के मेंटरशिप के तहत एक स्थिर और टिकाऊ गति से बढ़ते हुए ब्रांड ने न केवल पिछले 2 साल में अपनी खुदरा उपस्थिति में वृद्धि की है, बल्कि टीम की ताकत को भी दोगुना कर दिया है, क्योंकि वर्तमान में एशप्रा परिवार में 500 कर्मचारी शामिल हैं। श्री अतुल सर्राफ ने अपने जुनून और ऊर्जा के साथ साथ पूरे एशप्रा परिवार के समर्थन के साथ 2025 तक 50 फ्रेंचाइजी लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, जो उत्तर प्रदेश की आभूषण जरूरतों को पूरा करेंगे और अपनी CSR पहल के माध्यम से बड़े पैमाने पर समुदाय की सेवा भी करेंगे। तो चलिए अब पैनल की शुरुआत करेंगे। ओवर टू यू शेखर सर। जी, सबसे पहले तो आप लोगों का ढेरों स्वागत है इस मंच पे। हमारा पहले से तारुफ नहीं है और उसके लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि एक दूसरे को जान सके, पहचान सके, एक दूसरे से कुछ सीख सकें और ज़िंदगी में उस सीख को शामिल करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकें। कहते हैं कि जिनके अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन काफिले उनके पीछे ही होते हैं। तो आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से, हालांकि आप लोग अकेले नहीं, पूरा परिवार आप लोगों के साथ चल रहा है, तो अपने इस व्यवसाय के बारे में पहले ज़रा हमें बताइए, ज़रा परिचित कराइए। लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त, देख रहे हैं, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं आपके सक्सेस स्टोरी को, क्योंकि लोग सिर्फ सफलता देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे की शिद्दत को नहीं देखते, पहचानते, सराहते हैं। तो उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। एक तो थोड़ी रद्दोबदल की गई है, जो लोग यहाँ आने वाले थे, तो अनूप सराफ जी कौन है? हम लोग क्लास में कहते थे हाथ उठाएं, यहाँ तो नहीं कह सकता, वो हिमाकत होगी। तो अनूप जी आप हैं सौमित्र सराफ। सौमित्र, तो आप, ये बंगाली नुमा नाम है ये कुछ, या तो लोग कहते हैं कि बंगाली नुमा नाम है, हाँ, लेकिन सौमित्र तो नहीं बोलते आपको? नहीं, सौमित्र बोलते, सुमित्रा का बेटा सौमित्र, मैं लक्ष्मण उस हिसाब से जी। सुमित्रा का बेटा, बहुत अच्छा है सुमित्रा का बेटा, बहुत काबिल। और शांतनु सराफ, बहुत खूबसूरत नाम। ये नाम के पीछे की कोई कहानी है? बताइए, किसने नामकरण किया? ये कहाँ से इतने खूबसूरत नाम? जहाँ अजय विजय में लोग निपट जाते हैं, वहाँ इतनी अच्छी सोच उस परिवार से ही आ सकती है जिसकी सोच बहुत अच्छी हो। तो बताएं किसने ये नाम रखा, और अपने नाम का कुछ एक छोटा सा इतिहास भी हमें बता दें। तो शांतनु के बारे में बताएं जरा हमें। मेरी दादी माँ ने मेरा नाम रखा था और महाभारत से नाम आता है। पिताजी ने नहीं रखा। पिताजी ने और ये शुरुआत कहाँ से हुई है? ये जो एक ओरिजिनल एक जो आइडिया आता है, इस हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, कहीं से पहल करते हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, मैं ऐसा समझता हूँ। तो कब इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में ज़रा बताएं। सर, हम लोग 1940 से इस बिज़नेस में हैं और मेरे पिताजी ने और मेरे ताऊ जी ने मिलकर के ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। ये पहले एक बहुत छोटा रूप था और हमारी जो पेरेंट कंपनी है वो हरि प्रसाद गोपी कृष्ण सराफ के नाम से बहुत पॉपुलर है और अभी भी इस क्षेत्र में लोग हम लोग को इसी नाम से
गोपी बाबू के नाम से ही जानते हैं ज़्यादातर। अच्छा। तो 1940 में हमारी एक किराए की बहुत छोटी दुकान थी 100 स्क्वायर फीट के आसपास की, और उस समय में मैं तो खैर अभी बिजनेस में करीब 30 ईयर्स से हूँ, पर मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं मेरे से 11 साल बड़े हैं, और वो पिछले हमको लगता है कि करीब 45 ईयर्स से बिजनेस में हैं। तो जब से मैं देख रहा हूँ, उस समय भी छोटी दुकान थी जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, वही छोटी दुकान थी, किराए की, लकड़ी का दरवाज़ा था, गद्दी लगती थी आगे, और उसमें सारा काम हम लोग खुद अपने हाथ से ही करते थे। मतलब सामान अंदर से निकालने से, कस्टमर को दिखाना, वापस पैक करना, देना, पर्चा बनाना, पेमेंट लेना। और उस समय का वर्किंग स्टाइल अब अगर हम लोग इमेजिन करें तो लगता है कि वो भगवान के भरोसे ही काम चल रहा था। और वो लिटरली सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक की वर्किंग होती थी। और पापा मेरे 13 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, एंड ही वर्क टिल द एज ऑफ 93। और 80 साल काम करने के बाद फिर फिर उनका बचपन तो इसी में चला गया होगा। जी, उस समय बहुत स्ट्रगल था, और नेचुरली उस समय फाइनेंशियल पोजीशन भी और जो थी वो डिमांड भी कर रही थी कि उतनी मेहनत की जाए उसके लिए। तो उन्होंने बहुत यंग एज से ही काम स्टार्ट कर लिया, साथ में वो पढ़ाई भी तो करते थे। और बचपन मिस नहीं करते? बचपन में जो बचपना होता है, तो हम लोग तो खेलते कूदते ही रह गए, अब बहुत सारी चीजें मिस कर गए। सर मैं और देखता इन्होंने हूँ, एम्पायर खड़ा कर लिया उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये सीख देंगे कि लोग बचपन से ही शुरू हो जाएं, 12-13 साल की उम्र से ही, सर और मैं बचपन को त्याग दें। सर कुछ लोगों में जुनून होता है काम करने जी, का, बिल्कुल, कुछ लोग विजनरी होते हैं जिनका शायद बचपन का शौक ही वही होता है। तो हमको लगता है कि पिताजी ने उस जुनून को फॉलो किया, और नेचुरली जो भी उन्होंने नींव रखी और जो नैतिकता और ईमानदारी हम लोग को सिखाई, हम लोग उसको फॉलो करते रहे। आज जो भी सफलता है 100% श्रेय उन्हीं को जाता है। और जो उस समय की मेहनत थी वो देख करके ही हम लोग इंस्पायर होते हैं। ये जो नाम रखा आपने, एशपरा जेम्स एंड ज्वेल्स, ये नाम थोड़ा सा लोगों की शायद समझ में नहीं आया, इसका अर्थ बताइए क्या है और क्यों रखा ये नाम? सर ये हम लोगों ने 2003 में डिसाइड किया कि जो हम लोग का ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है जी। उसको चेंज करके हम लोग एक ब्रांड के रूप में आगे आए। हाँ। और उस समय अभी भी टिल डेट, उस समय तो खैर हम लोग यूपी के पहले ब्रांड थे जिन्होंने इस चीज़ को एक विजन के साथ हम लोगों ने काम किया कि उस समय डायमंड का जस्ट मार्केट ग्रो कर रहा था। उस समय डीबीएस भी हीरे को लेके काफ़ी प्रमोट कर रहा था। तो हम लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इसको एक अलग नाम देने का सोचा, सो दैट हम एक अपना अलग पहचान, एक अलग ब्रांड नेम एस्टैब्लिश कर सकें। और पूरा थॉट इस नाम के पीछे है, 2 शब्दों से निकला ये नाम, ऐश्वर्य और प्रगति। और थॉट ये है कि हम प्रतिदिन भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे ग्राहकों के घर ऐश्वर्य बढ़े और उनके सहयोग से हमारी प्रगति हो। क्या सही नाम है ऐश्वर्य? ऐश्वर्य एंड प्रगति को मिला करके ऐशप्रा है, या मुझे जो लिख के दिया गया ऐशप्रा। ऐशप्रा जी। तो ऐश एंड प्रा इज ऐश्वर्य एंड प्रगति, दोनों को मिला दिया आप? जी। ओके, बहुत खूब। अब ये बताइए कि ये जो शुरुआत हुई और अब यहाँ तक पहुंचे हैं, जेम्स एंड ज्वेल्स ही क्यों चुना? क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ ऐसा भी माना जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा धोखाधड़ी है। लोग पत्थर को हीरा बना के बेच देते हैं, और हीरा, इतने सारे हीरे वो पत्थर बने रह जाते हैं कभी कभी। तो ये इससे बचने के लिए, और इस ट्रेड में खास तौर पर विश्वास जीतना लोगों का सबसे अहम होता है, सबसे जरूरी होता है। कि बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन फियर्स है, उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी में चूंकि अपनी लोगों की नॉलेज बहुत सीमित है इस मामले में, तो आप उन्हें जो कहेंगे वो मान लेंगे। आप कहेंगे इस ग्रेड का हीरा है या इस किस्म का हीरा है तो वो मान लेंगे, वो कहेंगे 10 लाख का हीरा मान लेंगे, करोड़ का हीरा वो मान लेंगे। तो वो विश्वास आपने कैसे जीता, उसके बारे में जरा बताइए हमें। सर आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो ट्रेड है ये पूरे रूप से विश्वास के नींव पे ही टिका है, और विश्वास ओवरनाइट नहीं जीता जा सकता है। हम लोगों की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि जिस समय कोई सर्टिफिकेशन का समय नहीं था, जिस समय कैरेट मीटर नहीं थे, जिस समय उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी व्यापार में, उस समय ग्राहक केवल एक दुकानदार के नाम को देख के ही आता था कि उनकी दुकान पे चलेंगे, उनके यहाँ सामान ठीक मिलेगा, दाम ठीक मिलेगा। पर ये जो उसका विश्वास था ये भी एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस से नहीं बना था। उसने भी ऑब्जर्व किया था, उसने जब भी सामान खरीदा, जब उसने और कहीं जांचा तो उसकी शुद्धता में कहीं कमी नहीं मिली, तो उसने अपने 4 लोगों को और बताया,
इस तरीके से ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैच्योर हुआ है। और हम लोगों का प्रयास भी यही रहा कि जो क्वालिटी हम लोग कमिट करते थे वो क्वालिटी पूरे रूप से ग्राहक को मिले। हम लोगों का उस समय, अब तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब सर्टिफिकेशन भी होता है, सर्टिफिकेशन है, बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं। पर उस समय भी जो सीमित ऑप्शंस अवेलेबल थे उसके हिसाब से भी हम क्वालिटी चेक्स रखते थे, सैम्पलिंग करते थे ताकि कस्टमर्स को सही चीज़ मिले। और धीरे धीरे उनका विश्वास बनता गया। खैर अब तो बहुत ट्रांसपेरेंसी है। हमारे यहाँ एक एस्टैब्लिश क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है जिसमें एक 15-20 लोगों की टीम काम करती है जो कि हर एक ज्वेलरी को जो उसके क्वालिटी स्टेप्स है, हमारे पास 4 या 5 क्वालिटी स्टेप्स हैं जो कि हर ज्वेलरी पीस को उन स्टेप्स को क्वालिफाई करना पड़ता है तभी वो मेरे रिटेल स्टोर पे आ सकती है। तो ये सारे क्वालिटी चेक्स करते हैं ताकि एक प्रॉपर चीज़ कस्टमर को जिसका वो डिजर्विंग है। दो जेम्स जो आपने तैयार किए हैं, जूवल्स, वो आपके बगल में बैठे हैं। जी सर। ये सबसे बड़े आपके जेम्स हैं, सबसे बड़े जूवल्स हैं, और ये खामोश बैठे हैं। क्यों? मैं जानना चाह रहा हूँ। आप लोग क्या अपने बिजनेस के बारे में, व्यवसाय के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। सर बस आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन पॉइंट। आपने जैसे अभी चाचा जी से पूछा कि बचपन तो सारा छूट गया होगा, हाँ, क्योंकि मेहनत में सारा समय निकल गया। तो सर ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को देखना कैसे चाहते हैं। तो योर वर्क प्लेस कैन बी अ वेरी फन प्लेस फॉर यू। तो मैं इनफैक्ट जब मैं क्लास 3 में, क्लास 4 में हुआ करता था, मेरी खुद की भी बहुत सारी मेमोरीज हैं। तो वाइल माई समर वेकेशंस वर गोइंग ऑन, तो मेरे पिताजी बोलते थे कि कम से कम तुमको अपने स्टोर पे 2 से 3 घंटे खर्च करने आके। और आई यूज्ड टू से कि मेरे तो सारे फ्रेंड्स क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, साइकिल चलाने जा रहे हैं, मुझे भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो बोले कि तुम अपनी टाइम मैनेजमेंट करो, बट स्टोर तुम्हें 2 से 3 घंटे आने। इफ़ यू वांट टू प्ले क्रिकेट तुम दुकान पे आके खेलो। एंड हुआ क्या सर, इमोशनली आई गॉट सो इन्वेस्टेड विद द स्टोर। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन करा तो मुझे लग रहा था मुझे तो सब कुछ आता है। एंड देयर वाज अ सर्टेन लव फॉर माय वर्क। जब मैं स्टोर पे आया तो लगा कि सब कुछ अपना ही है यहाँ पे। देयर इज नथिंग व्हिच इज डिफरेंट। This love emanated from the fact that it was a family business, or do you have an individual predilection towards it also? मतलब एक व्यक्तिगत तौर पे भी आपकी रुचि इसके प्रति है, या सिर्फ इसलिए कि परिवार में ये प्रथा चलती आ रही हो, चूंकि पारिवारिक बिजनेस है इसलिए आप ये ऐसा कर रहे हैं, और यू वांटेड टू डू समथिंग एल्स? नो सर, इसका एक मेरा अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव है कि बिजनेस में बहुत सारे एवोल्यूशन आए, एंड स्पेशली इन द पास्ट 15 ईयर्स मेरे आंखों के सामने बहुत सारे एवोल्यूशन आए। इनफैक्ट चाचा ने जो आपको बताया कि दुकान बड़ी छोटी हुआ करती थी और टेम्परेरी शेड हुआ करता था, गद्दी हुआ करती थी। जब मैं स्टोर पे जाता था क्रिकेट खेलने के लिए, आप कहीं भी जाते तो हमारे और आपके बचपन में फ़र्क ये है कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमारे पॉकेट में कंचे हुआ करते थे, आपके पॉकेट में हीरे जवाहरात हुआ करते थे। नॉट रियली। 2-4 हीरे इधर, मोती इधर लेके जा रहे हैं, उसी से खेल रहे हैं। पर इस तरह का बचपन हो तो इस तरह का बचपन में तो मैं वापस लौटना जरूर चाहूँगा। खैर सॉरी, दैट वाज जस्ट अ जोक। हाँ, यस सर। नहीं सर, तो मेरा तो हीरा मेरा रबर हुआ करता था स्कूल का, और एक राइटिंग पैड हुआ करता था। तो किसी भी स्टाफ को पकड़ के मैंने बोलता था कि आप बॉल फेंको, मैं बैटिंग कर रहा हूँ। बट इन दैट प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन मुझे दिख भी रहा था कि कस्टमर्स आ रहे हैं, स्टोर के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एंड सबकॉन्शियसली बहुत कुछ मैंने सीखा इन दैट प्रोसेस। और मैंने साथ ही साथ में बहुत कुछ एवोल्यूशन होते हुए भी देखा। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं क्लास 8th 9th में आ गया था, तो आई हैड स्टार्टेड गिविंग आउट सजेशंस कि हम इस काम को ऐसे की जगह ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माई फैमिली कि एक छोटे से बच्चे की बात को भी पूरे ओपन माइंडेड सारे सजेशंस को सुना गया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ओवर द इयर्स कस्टमर के साथ किस तरह के बिहेवियर में फ़र्क आया है? पहले तो सेठ जी बैठते थे, गले पे बैठे, हाँ जी दिखाओ, ये देखो, वो देखो। अब दुनिया भर की तमाम टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, चीज़ें आ गई हैं, कहीं ना कहीं एक फासला भी आ गया। करेक्ट। जो दुकानदार है और जो कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स जो आते हैं, उनके बीच में पहले मुझे ऐसा लगता है वार्मथ ज़्यादा था, क्योंकि इतना कंपटीशन, इतने सारे लोग। आई थिंक एक वो वार्मथ मिसिंग है। डू यू अग्री कि जिस प्यार से वो दिखाया करते थे और एक डील करते थे अपने कस्टमर से, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, वो ज़्यादा अब मशीनी होता जा रहा है? सर नॉट रियली, अब इट इज़ टोटली कि जो स्टोर ओनर है, जो स्टोर के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सिचुएशन से डील कैसे हो रहे हैं। और पहले और आज के कस्टमर में भी बहुत बड़ा एक फ़र्क आ गया है सर। जो पुराने कस्टमर्स हुआ करते थे तो दे वर वेरी ब्रांड लॉयल। आँख बंद करके पट्टी, आंखों पे काले रंग की पट्टी बंधी रहती थी, और उस विश्वास के साथ स्टोर में आया करते थे। अब बहुत मीन बेक निकालते हैं हर चीज़ की। सर द कस्टमर इज़ वेरी अवेयर। कस्टमर स्टोर में आने के पहले
गूगल पे सारी रिसर्च करके बस आता है। आज ये जो गूगल बाबा आ गए हैं, आप कुछ भी बोले वो बोलते 1 सेकंड ठहरिए। अच्छा, ये गूगल से वही चेक करते हैं आपके सामने। तो वो आधी डॉक्टरी करके आते हैं स्टोर के अंदर में, एंड दे आर वेरी क्लियर कि उनको क्या चाहिए, किस प्राइस का चाहिए, इसमें क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। तो इट इज़ जस्ट अबाउट इवॉल्विंग। हमको भी समय के साथ में बदलना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ में हम लोग को मीट करना पड़ेगा। तो एज लॉन्ग एज दैट इज डन सर, तो कस्टमर्स आर ऑल्सो वेरी गुड टू यू, और आप भी कस्टमर्स के साथ किस तरह के जेम्स एंड ज्वेलरी में आप लोग डील करते हैं? हर तरह? जी सर, हम लोग के यहाँ मतलब वी आर अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी। तो मेरे पास 200 के प्रोडक्ट्स से लेकर के अपर देयर इज नो लिमिट टू ज्वेलरी। तो हम लोग सिल्वर में भी हैं, जेमस्टोन्स में भी हैं, डायमंड है, गोल्ड है, आर्टिफैक्ट्स हैं, हर तरह के ऑप्शंस हैं हमारे अब पास। मैं जो सुन रहा हूँ आजकल, चूंकि डायमंड जो है हीरा महंगा होता जा रहा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड लैब ग्रोन डायमंड्स ना, उसको लेके क्लैरिटी नहीं है लिटरली। मेरे डायमंड में तो क्लैरिटी है, लेकिन सोच में क्लैरिटी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि वो फिजूल का है एंड इट डजंट मेक एनी सेंस टू बाय अ लैब ग्रोन डायमंड। डू यू एग्री? और ऐसा है कि अगर आम इंसान को आप भेज दें, उसको पता ही नहीं चलेगा ये लैब ग्रोन है या असली डायमंड है। तो हाउ मच डू यू एडवोकेट फॉर अ लैब ग्रोन डायमंड? सर, सो फार वी हैव नॉट थॉट ऑफ इवन कीपिंग अच्छा, मार्केटिंग लैब ग्रोन डायमंड्स, क्योंकि जो चीज़ ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है ही है, चाहे उसको भी कितने भी तरीके से लैब में बनाया जाए। ये और इनफैक्ट हम लोगों की जो क्वालिटी कंट्रोल लैब है उसमें हम लोगों ने एक CVD टेस्टिंग मशीन रखी है। तो मेरी जितनी भी ज्वेलरी होती है वो पहले उस CVD टेस्टिंग मशीन के थ्रू ही लैब ग्रोन डायमंड को जो असेस कर सकती है और डिटेक्ट कर सकती है। उस मशीन पे अगर एक भी छोटा पीस ऑफ डायमंड बाय मिस्टेक भी कहीं से आ गया जो कि लैब ग्रोन होगा, तो हम लोग उस पीस ऑफ ज्वेलरी को रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा। एंड अभी जैसे आपने कहा, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। अभी इसमें कोई अश्योर्ड बाईबैक भी नहीं है कस्टमर की। तो ये सब देखते हुए अभी हमारा प्रयास यही है कि हम नेचुरल डायमंड्स पे ही काम करेंगे। लेट्स सी हाउ द मार्केट गोज अहेड। हाँ, एक बहुत बड़े ज्वेलर हैं जो अब तो यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है, भाग गए हैं बेचारे, कहीं और रह रहे हैं। बहुत बड़े ज्वेलर, और बहुत सारी चीज़ें वो बेच के गए थे, हीरे जवाहरात, जो पता चला कि वो तो शीशे के थे, पत्थर के थे। और सारी जो औरतें हाय हाय कर रही हैं, जो ये दिखाती थी सोसाइटी में जाके, देखिए मेरा 10 करोड़ का हीरा, 15 करोड़ का, 20 करोड़ का ज्वेलरी, वो पता चला इट्स वर्थ नथिंग। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस होल थिंग कॉल्ड ट्रस्ट एंड परसेप्शन। अगर हम इस पानी को अगर बाहर निकाल दें तो इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। वंस वी हैव बॉटल्ड इट, द परसेप्शन चेंजेस, और यही पानी फिर वो 150-200 रुपए का हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। इस तरह की धोखाधड़ी जो हो रही है, मैंने कहा, और विश्वास की बात कर रहे हैं, उससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? व्हेन दे अप्रोच, आई मीन ऑफ कोर्स आपने जब नाम बना लिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और है, तो डज इट हैपन दैट यू कैन टेक योर क्लाइंट फॉर अ राइड? मतलब आंख मूंद के जब लोग विश्वास करने लगते हैं, उसमें कहीं एक स्कोप होता है कि कुछ गलती भी हो जाए? इनफैक्ट सर, किसी भी डाउनफॉल की जो शुरुआत है वो इसी सोच से उत्पन्न होती है। जी। ऐसा इनफैक्ट ज्वेलरी के ट्रेड में तो हम लोग कहते हैं, और भी इंडस्ट्रीज पे ये सही लागू किया जा सकता है। इसमें बोलते हैं कि 3 जनरेशन के बाद ये बिजनेस सर्वाइव नहीं करता है। अच्छा, ऐसा ऐसा कहा क्यों जाता कहते है। हैं? ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो पहली जनरेशन ने मेहनत करके विश्वास से उसको बनाया, हाँ। दूसरी जनरेशन ने उसको बड़ा करके पेड़ बनाया, उसको फलदार पेड़ बनाया, मेहनत उसमें लगी। हाँ। तीसरी जनरेशन जब केवल फल खाती है और उस पौधे का ध्यान नहीं रखती है, उसके मन में जब वो लालच आ जाता है, उसी समय से उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तुम किस जनरेशन से हो? थर्ड जनरेशन। ये बताओ। थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन। देखिए, ये खतरनाक वाला जनरेशन है। ये फल आ गया, खा पी के निकल लेगा, ऐसा है तुम्हारे साथ? नहीं। हाउ यू गोइंग टू, अब तो इन्होंने बताया अभी कि थर्ड जनरेशन के साथ ही होता है। पहली जनरेशन जो मेहनत करती है, दूसरी उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाती है, और तीसरा उसको खा पी के निकल जाता है साथ साफ करके। आप क्या क्या कर रहे हैं? व्हाट डू यू डू? व्हाट विजन्स हैव यू कम अप विद? तो जैसे कि अब ब्रिंगिंग में, जैसे पापा लोग बोले कि वो बचपन में बहुत वर्क किए, तो वैसे भी मैं वर्क के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था। अपनी पढ़ाई करने के बाद मैं जब वापस आया तो मैंने ज्वेलरी का ट्रेड ज्वाइन किया। कहाँ से वापस आए आप? अमेरिका गया था। हाय हाय, अमेरिका चले गए। चलिए, हाँ। और फिर? तो फिर मैंने ज्वेलरी का बिजनेस ज्वाइन किया और मैंने रियलाइज़ किया कि फैमिली के साथ काम करने में एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है। ऑफ कोर्स। कहीं भी आप जॉब करें, बाहर रहें, तो कभी आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी जो आप अपने परिवार के साथ काम करके और अपने परिवार में कंट्रीब्यूट करके पा सकते हैं। और जो अमेरिका में पढ़ने के बावजूद तुम्हारी हिंदी बड़ी साफ है यार।
हाँ, इसके लिए तालियां बजाइए जरा। ये लड़का आज के जनरेशन का इतना अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, तो जो एक खुशी मिलती है फैमिली के साथ काम करके, जब तक आपको वो मिल रही है तब तक आप हमेशा उसमें लगे रहेंगे और आप हमेशा बेहतर करना चाहेंगे, और इसी के साथ साथ आप वो डाउनफॉल भी अवॉइड कर सकते हैं। आज के जो नए विचार हैं वो आप अपने काम के अंदर ला सकते हैं। तो जिस तरीके से आप तो यू गोइंग टू प्रूव दिस एंटायर थियोरी रॉन्ग कि ये थर्ड जनरेशन के बाद पतन जो है वो शुरू हो जाता है, द डाउनफॉल बिगिंस, यू गोइंग टू प्रूव दैट रॉन्ग। व्हाट न्यू विजन्स हैव यू कम अप? आपके अपनी तरफ से इसमें एडिशंस क्या हैं? तो अभी करेंटली जैसे मैं रियल एस्टेट का काम देखता हूँ, हमारा ज्वेलरी के साथ रियल एस्टेट का भी सेगमेंट है। अच्छा। तो उसमें हम लोग अभी नए डेवलपमेंट्स देख रहे हैं शहर में। जैसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश काफ़ी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। गोरखपुर में इतना डेवलपमेंट हो रहा है। आजकल गोरखपुर के लोगों की भी ऐसी नीड्स हैं जो पहले नहीं थी। सबको आज बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए। एक कोविड के बाद लोगों को अपनी एक स्पेस की ज़रूरत की भी एहसास हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज के कस्टमर्स की डिमांड, और सब हमारे गोरखपुर में और जितने भी हम लोग से लोग जुड़े हैं सब हमारे परिवार जैसे ही हैं। तो सबको अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने के लिए और सही राह पे ले जाने के लिए कंपटीशन ये जो लगातार बढ़ रहा है हर रोज, हाउ डू यू विथस्टैंड दैट? हाउ डू यू फेस दैट कंपटीशन? Sir, in fact, competition is something very good, I feel, and you get a lot to learn. आप इससे बहुत कुछ सीखते हैं। आप जब कंपटीशन को बहुत हेल्दी मैनर में लेते हैं तो इनफैक्ट आप भी इवॉल्व करते हैं। आप अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग उस हिसाब से करते हैं टू काउंटर द कंपटीशन, और आप अपने आप के वर्किंग सिस्टम्स को, SOPs को सुधारते हैं। तो इनफैक्ट पहले ये ज्वेलरी मार्केट बहुत अनऑर्गेनाइज्ड रहा है बहुत समय तक, जब तक तनिष जैसे प्लेयर्स नहीं आए हैं। और इनफैक्ट इन प्लेयर्स के आने के बाद से हम लोगों के वर्किंग स्टाइल में बहुत सुधार हुआ है। तो कंपटीशन इज ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल टू अस। फ्यूचर रोड मैप क्या है, जरा जल्दी से बताएं। आगे किस तरह से इसका विस्तार होगा? तो सर वी आर एक्सपैंडिंग। अब हम लोग सो वी आर गोइंग टू ऑपरेट 50 स्टोर्स इन यूपी। 2029 में हमारे 50 ऑपरेशनल स्टोर्स हो चुके होंगे, आउट ऑफ विच अ फ्यू स्टोर्स विल बी कंपनी ओन्ड एंड फ्यू स्टोर्स विल बी फ्रेंचाइज्ड। And at the moment we are at 9. This year we will be at 12. और next year, you know, every year we'll be adding 5 more stores. तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते, हम दूसरे प्रदेशों में नहीं जा सकते हैं, पर फिलहाल हमारी जो ग्रोथ है वो यूपी में और वेस्टर्न बिहार में ही रिस्ट्रिक्टेड होने वाली है, ओनली बिकॉज कि हमारा जो ऑरा है, जो हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश है, और हमको हैप हैज़र्ड ग्रोथ नहीं करनी है। वी वांट टू बी वेरी सिस्टमैटिक इन व्हाट वी डू एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू आवर पार्टनर्स ऑल्सो। हमारे यहाँ जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल। एक जाने से पहले ये बता दें कि विद वेल्थ, विद सक्सेस, विद बिजनेस कम्स एक्सट्रीम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक सामाजिक दायित्व जो है उसके साथ जुड़ जाता है। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू पीपल आर डूइंग फॉर द सोसाइटी? तो सर हम लोगों के यहाँ बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ कि बही खाते में एक धर्मादा नाम से अकाउंट खुलता था जी, और साल के आखिरी में जो इनकम होती थी उसका एक सर्टेन परसेंटेज धर्मादा अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता था, और उस अकाउंट को सोशल वर्क पे हम लोग स्पेंड शुरू से करते आ रहे हैं। और भगवान की दया से एज वी आर ग्रोइंग दैट बजट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग साइज वाइज। वेरी गुड। एंड हम लोग ने बहुत सारे यहाँ पे सोशल वर्क किए हैं। जैसे इस साल जो हम लोग का फोकस है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे है। तो बहुत जगह हम लोग बड़े RO प्लांट्स विद वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पानी नहीं मिलता है। कुछ स्कूल्स हम लोगों ने अडॉप्ट की है। शहर के ब्यूटिफिकेशन में हम लोगों का काफ़ी योगदान रहता है। एंड नेचुरली जब भी कोई आपदा आती है तो उसमें हमारी कंपनी भी बढ़ चढ़ के आगे। चलिए, आप लोग अपने व्यवसाय में दिनों दिन उन्नति करें, और कहते हैं दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करें, और जो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भी आगे निकले हैं उसमें सक्षम हों, और इसी तरह आप सब हीरे की तरह चमकते रहें। आप लोगों का भविष्य बहुत उज्ज्वल हो। इट वॉज फैंटास्टिक टॉकिंग टू ऑल थ्री ऑफ यू, एंड हियर्स विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।